द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुशामदीद, स्वागत। आज मेरे साथ लाहौर से शरीक गुफ्तगू हैं नईम बलोच साहब। ही इज़ एन इस्लामिक स्कॉलर एंड अ जर्नलिस्ट। और उनके साथ मध्य प्रदेश से मौजूद हैं डॉक्टर ऋषि भरद्वाज। जैसा कि आप जानते हैं, ही डिड हिज पीएचडी इन इंजीनियरिंग, बट ही इज़ प्रोफाउंडली इंटरेस्टेड इन हिस्ट्री एंड करंट अफेयर्स। तो ऋषि, मैं आपसे अगर गुफ्तगू का आगाज़ करूं, आज हम बात करना चाह रहे हैं मॉडर्निटी पे, हमारे इस रीजन में, जिसको आप कहते हैं कि साउथ एशिया एक अच्छी टर्म नहीं है जिसके लिए, और ये स्टेट डिपार्टमेंट की इन्वेंशन है। तो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश को अगर हम फोकस करें, तो यहाँ पे मॉडर्निटी की मूवमेंट कौन सी थी और उसका क्या कंट्रीब्यूशन है। जो सबसे बड़ा नाम जो मेरे इल्म में है वो है राजा राम मोहन रॉय। और जी। उनकी पैदाइश जो है वो थी 1772 और उनकी डेथ है 1833 की। और उनकी डेथ इंग्लैंड में हुई थी। और सर सैयद उस वक्त 15 साल के थे। और इनको कहा जाता है द फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस। तो आप जी। कैसे देखते हैं राजा राम मोहन रॉय को और बाकी जो रिफॉर्मर्स थे, जो जिन लोगों ने मॉडर्न आइडियाज को इंट्रोड्यूस करवाया, एक तरह से रिफॉर्म किया सोसाइटी को, या कोशिश की रिफॉर्म करने की। देखिए, मॉडर्निटी वर्ड है। ये वर्ड आता है मोड से। मोड मींस समथिंग करंट या जो ट्रेंड में है उससे। तो उससे जो चीज इन्फ्लुएंस हो वो मॉडर्निटी कहलाती है। तो हमारे यहाँ एक ये मतलब ख्याल पाया जाता है कि मॉडर्निटी वो यूरोप से स्टार्ट हुई। वो 15th सेंचुरी 16th सेंचुरी में स्टार्ट हुई आफ्टर द डार्क एजेस। और उसमें जो है मतलब जो ये यूरोप से फिर इंडिया आई। और ये एक लाइक इम्पोर्टेंट चीज है जिसका इंडियन कल्चर इंडियन सिविलाइजेशन से कोई लेना देना नहीं है। और ये अंग्रेजों ने हम पर थोपी लाके। और मॉडर्निटी को एक गाली के तौर पे समझा जाता है कि एक बहुत ही खराब चीज है और मॉडर्निटी को हमें नहीं अपनाना चाहिए। और जिन लोगों ने भी अपनाया वो लोग अंग्रेजों के गुलाम है या वो वेस्टर्न कल्चर से इन्फ्लुएंस्ड हो गए, इसीलिए ऐसा हुआ। बट अगर हम देखेंगे कि मैक्स वेबर, इनको वन ऑफ द फाउंडर ऑफ सोशल साइंसेस कहा जाता है, तो उन्होंने जो मतलब दिए हैं फीचर्स मॉडर्निटी के, सो ही बेसिकली उन्होंने दिए हैं चार मेन फीचर्स। तो नंबर वन फीचर उन्होंने दिया है डिसएंचेंटमेंट का। सेकंड फीचर उन्होंने दिया है डीसेक्युलराइजेशन। नंबर थर्ड फीचर दिया है इंडिविजुअलिटी। और नंबर फोर्थ फीचर उन्होंने दिया है कि लाइक यूज ऑफ वर्नाकुलर लैंग्वेजेस। तो उन्होंने कहा है कि जो मॉडर्निटी थी तो वो ये चार चीजों से डिफाइन होती है। तो अगर हम इन चार चीजों को पॉइंट बाय पॉइंट लें तो हम पाएंगे कि इंडियन कल्चर में वो किस हद तक उतरती है। और जो पूरी जो भक्ति मूवमेंट जो थी इंडिया में, जिसमें बहुत ही बड़े बड़े सेंट्स हुए हैं और जो कि कह सकते हैं कि लाइक 13th सेंचुरी से स्टार्ट हुई, जिसमें नामदेव हुए हैं, कबीर दास हुए हैं, मीराबाई हुई हैं, गुरु नानक हुए हैं, और लाइक बुल्ले शाह हुए हैं। तो लाइक नॉर्थ इंडिया से लेके साउथ इंडिया में भी तमिल में जो पूरा लाइक वहाँ के पास जो सेंट्स हुए हैं, तो अगर हम उनके जीवन हम पाएंगे कि उनमें मॉडर्न फीचर्स किस हद तक पाए जाते हैं। नंबर फर्स्ट जैसे आता है डिसएंचेंटमेंट फ्रॉम द सोशल ऑर्डर। तो और लाइक और द करंट पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। तो इसमें हम देखेंगे कि लाइक किस तरह से कबीर दास ने उन्होंने जो सोशल नॉर्म्स थे उनको अपोज किया। हिंदुओं में भी मुसलमानों में भी, हिंदुओं में उन्होंने जो कास्ट सिस्टम को अपोज किया, उन्होंने आइडल वर्शिप को अपोज किया। मुसलमानों में उन्होंने जो मतलब कजिन मैरिजेस होती हैं उसको अपोज किया। तो कबीर और दास जी ने इस तरह से मतलब अपनी बात रखी। उन्होंने ये कहा कि लाइक आइडल वर्शिप के वो सब खिलाफ थे। उन्होंने कहा कि अगर लाइक आइडल किसी मूर्ति को पूजने से ईश्वर मिल जाता है तो इससे तो अच्छा मैं पहाड़ को पूजूं तो मुझे ईश्वर जल्दी मिल जाएगा। और उससे तो बेहतर ये आटे की चक्की है जिसको पीस के इंसान मतलब रोटी खा सकता है, जिससे गेहूं पीस के इंसान रोटी खा सकता है। तो ये कबीरदास जी ने कहा। और गुरु नानक ने मतलब ने भी जो है डॉगमा और सुपरस्टिशन और इन सब चीजों को जो है अपोज किया। उन्होंने मुगल एम्पायर में जो जातियां हो रही थी उसको अपोज किया। तो आप देख सकते हैं कि भक्ति मूवमेंट लाइक किस तरह से डिसएंचेंटमेंट और सोशल नॉर्म्स को अपोज करती थी। मीराबाई ने जो हिंदुइज्म में जो हिंदू सोसाइटी में विडोज के लिए प्रोविजंस होते हैं कि विडो मतलब वो रंगीन कपड़े नहीं पहनेगी, वो सजे सवरेगी नहीं, तो उसको अपोज किया।
कि मतलब विधवा होने के बाद भी उन्होंने उन नॉर्म्स को फॉलो नहीं किया, जिसके कारण काफी ज्यादा उन्हें क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा अपनी फैमिली से भी और सोसाइटी एट लार्ज से भी। सेकेंड पॉइंट हमारा आता है डिसेक्युलराइजेशन, की जो भी सेक्रेड है उसको ऐसा नहीं कि वो आप कह के किसी को चुप करा सके। कि मसलन आप कबीर दास को ये कह के चुप नहीं करा सकते थे कि ये किताब वेद में लिखी है या गीता में लिखी है, या ये किताब ये चीज जो है वो कुरान में लिखी है, तो आप बस चुप हो जाइए। कबीर दास ने खुद कहा है कि मतलब पोथी को पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। कि मतलब कि किताबें पढ़ पढ़ के दुनिया में कोई भी जो है वो इंटेलेक्चुअल नहीं हुआ है, स्क्रिप्चर्स पढ़ पढ़ के कोई इंटेलेक्चुअल नहीं हुआ है। अगर कोई जो लव के मतलब प्रिंसिपल को समझ ले, जो प्रेम प्यार के इश्क के प्रिंसिपल को समझ ले, मेरी नजर में वही इंटेलेक्चुअल है, वही इंसान इंटेलेक्चुअल है। थर्ड आता है इंडिविजुअलिज्म। इंडिविजुअलिज्म की लाइक इंसान को सिर्फ अपने से मतलब, वो सोसाइटी की ज्यादा परवाह न करे। तो इसमें भी कबीर दास कहते हैं कि कबीरा खड़ा बाजार में मांगे जग की खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, कि मैं तो इस दुनिया में अकेला हूँ, मेरी ना किसी से दोस्ती है और ना ही दुश्मनी है। और चौथा आता है यूज ऑफ वर्नैक्युलर लैंग्वेजेस, कि जितने भी भक्ति सेंट्स थे इन्होंने अपनी लोकल लैंग्वेजेस में अपनी चीजों का जो है अपनी टीचिंग्स को फैलाया। जैसे कबीर दास जी ने लोकल लैंग्वेजेस यूज की, गुरु नानक ने भी वही किया, बाबा बुल्ले शाह ने पंजाबी में जो है अपने कलाम लिखे, और भी महाराष्ट्र में जो सेंट्स हुए हैं उन्होंने अपनी लैंग्वेजेस में लिखे, बंगाल में चैतन्य महाप्रभु हुआ है उन्होंने अपनी लैंग्वेजेस में लिखे। तो हम पाते हैं कि मॉडर्निटी ये लाइक काफी हद तक इंडियन कल्चर में एम्बेडेड रही है बिफोर इट इवन बिगन इन यूरोप। तो ये ख्याल पूरी तरह से गलत है कि मॉडर्निटी कोई यूरोपियन फिनोमेना है और इसका इंडिया से इंडियन कल्चर से कोई लेना देना नहीं है। अगर हम सूफी सेंट्स को देखें, अगर हम भक्ति मूवमेंट के सेंट्स को देखें, अगर हम साउथ इंडिया के सेंट्स को देखें, तो उनमें ये सब चीजें भरपूर पाई जाती हैं। थैंक यू। जी। अच्छा नईम साहब, आप क्या कहते हैं भगत कबीर को? क्योंकि उनको पाकिस्तान में भी काफ़ी लोग रिस्पेक्ट करते हैं, और 6 जून 2020 के दुनिया अखबार में, जो उर्दू का अखबार है, एक साहब का मजमून छपा और उसमें ये उन्होंने लिखा कि मुसलमान और हिंदू दोनों उनको अपना रूहानी पेशवा यानी स्पिरिचुअल गुरु समझते हैं। तो अगर जी। ये बात दुरुस्त है, तो ये दो कौमी नजरिए की लॉजिक के खिलाफ नहीं है बात? दो कौमी नज़रिया तो अब एक मिथ है, वो उसको तो आप मेरे ख्याल में उसको तारीख के कूड़ेदान में डाल देना चाहिए। वो पिट गया है, वो अब तारीख ने उस पर ख़त तनसीख मार दी है, रिजेक्ट कर दिया उसे। रहा था कि रशी साहब ने जो गुफ्तगू की है, जो है, मुझे उससे कम बेश इत्तफाक है। हो सकता है मैं रिप्लेसमेंट उसकी थोड़ी सी मुख्तलिफ करूं, लेकिन जो ओवरऑल उनकी उनकी इसके ऊपर स्पीच थी, मैं उसको एग्री करता हूं। पहली बात। दूसरी बात, आपने दो कौमी नज़रिए के हवाले से की, इसकी कोई हकीकत थी ही नहीं। वो तो महज ब्रिटिश जो एम्पायर था उसने डिवाइड एंड रूल का एक चक्कर था जो चलाया। उसके लिए मुस्लिम लीग होगी, उसमें उर्दू हिंदी की कंट्रोवर्सी उन्होंने क्रिएट की, और जुदागाना तरीके इंतखाबात की बात की। ये सारा असल में उसी का नतीजा था, इसकी कोई फिलवाक़े हकीकत नहीं थी। ऋषि, आप कैसे देखते हैं? जी, आप क्या कहना चाहेंगे? यू वांट टू ऐड समथिंग? इन्होंने सेकंड पॉइंट रखा कि टू नेशन थ्योरी एक फरेब था और ये था। तो हाँ, मैं एग्री करता हूँ कि टू नेशन थ्योरी एक फरेब था, पर मुसलमानों के बहुत बड़े तबके ने इस फरेब को सच माना और इसको सपोर्ट किया, जिसकी वजह से कंट्री का पार्टीशन हुआ। और आज भी ये थ्योरी स्ट्रांग है, ऐसी बात नहीं है कि मतलब आज भी पाकिस्तान एक मुल्क है 25 करोड़ का, पाकिस्तानियत एक आइडेंटिटी है। इंडिया में आज भी हिंदू मुस्लिम इश्यूज हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि इस थ्योरी में कोई भी मतलब मुसलमान इसमें बिलीव नहीं करते हैं, भले ही फरेब हो ये, बट मुस्लिम्स वो बिलीव करते हैं टू नेशन थ्योरी में। जी। नईम साहब, आप बताइए कि मुसलमानों ने जो मॉडर्निटी का मैसेज था उसको किस तरह रिसीव किया? क्योंकि जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, दे बाई एंड लार्ज रिजेक्टेड इट। मतलब मॉडर्न जी, ये एजुकेशन को बात भी ठीक। रिजेक्ट कर दिया, मॉडर्न। हाँ जी। जी, ये बात आपकी ठीक है। ये ठीक बात है आपकी। असल में मुसलमानों में जो चीज़ रिलीजन से ओरिजिन होती है, उसको एक्सेप्टेंस मिलती है। और रिलीजन में मुसलमानों ने अपनी रवायत जो थी उसके साथ जुड़े रहे।
एक पैरेलल उन्होंने कोशिश ज़रूर की, वो तसव्वुफ़ की कोशिश है। उसके ज़रिए से उन्होंने अपने इल्म को, अपनी रवायत को भी थोड़ा-सा ठीक किया। लेकिन बाय एंड लार्ज जो रशी साहब ने कहा भी कि जी आपने कह तो दिया कि दो कौमी नज़रिए की कोई हकीकत नहीं है, लेकिन आपके पाकिस्तान का वजूद उसके ऊपर गवाही दे रहा है। ये तनकीद उनकी ठीक है। लेकिन मैंने हकीकत की बात की थी कि हकीकी तौर पर अगर आप देखें तो दो कौमी नज़रिया इज़ नथिंग बट अ रबिश थ्योरी हकीकत में। हम्म, लेकिन लेकिन जैसे मुसलमानों के यहाँ बहुत सारी चीज़ें उनको एक्सेप्ट किया जाता है, उनको माना जाता है। जैसे देखें हिंदुइज़्म में जो ज़ात-पात है, उसकी असल में तो हिंदुइज़्म उसमें कोई भी नहीं है, लेकिन कितनी मेजॉरिटी है जो अब भी उसको मानती है। लेकिन क्या उसका कोई हकीकत से ताल्लुक है? इसी तरीके से बहुत सारी कौमों में, बहुत सारे मज़ाहब में ऐसे बहुत से डॉगमाज़ होते हैं जो कि माने जाते हैं। मैं हाँ, मैं जवाब देना चाहूंगा। जी, आपने कहा कि मुसलमानों ने मॉडर्निटी पर क्या अपना रिएक्शन दिया। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि मुसलमान बाय एंड लार्ज मॉडर्निटी के खिलाफ रहे हैं, और इसके आपको सबूत मिल भी जाते हैं कि मसलन पहला जब इंडिया में मेडिकल कॉलेज खुला, तो सभी लगभग सभी कम्युनिटीज ने उसको जो है वेलकम किया। बट मुसलमानों ने एक्चुअली उसके अगेंस्ट प्रोसेशन निकाला और ये मांग की कि ये मेडिकल कॉलेज बंद किया जाए, और ये अंग्रेजी मेडिसिन जो है ये हम नहीं लेंगे, और ये अंग्रेजी तरीके से हम इलाज अपना नहीं करेंगे। इवन लाइक एजुकेशन के अगेंस्ट भी मुस्लिम उलेमा थे, उनका जो स्टैंड काफी क्लियर था कि मौलाना अशरफ अली थानवी ने तो यहाँ तक जो है एक फतवा जारी किया कि मुसलमानों को एक किसी लाइक एक मुसलमान के लिए बेहतर है कि वो मदरसे में तालीम लेके स्वीपर बने मस्जिद में, बजाय इसके कि वो अंग्रेजी तालीम ले और बैरिस्टर या डॉक्टर बने। क्योंकि अगर वो मदरसे में पढ़ के एक स्वीपर बनता है तो वो अपने दीन पर टिका रहेगा, पर अगर इंग्लिश पढ़ के वो बैरिस्टर या डॉक्टर बनता है तो इसके काफी ज्यादा चांसेस हैं कि वो अपने दीन से अलग हो जाए, दीन से हट जाए। तो इसीलिए मुसलमानों को इंग्लिश पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, और मतलब ज्यादा लाइक वेस्टर्न एजुकेशन में जाने की कोई जरूरत नहीं है, अपने वो मदरसे की पढ़ाई करें वही अच्छा है। अहमद रजा खान बरेलवी ने भी कई फतवे दिए, स्पेशली इंग्लिश लैंग्वेज के अगेंस्ट फतवे दिए, और मैथमेटिक्स और ज्योग्राफी ज्यादा पढ़ने के अगेंस्ट फतवे दिए। उन्होंने ये कहा कि मतलब जस्ट आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए मैथ्स का, ज्यादा डिटेल नॉलेज मैथ्स का लेना वर्थलेस है, क्योंकि आखिरत में ये आपके कोई काम नहीं आएगा। उन्होंने कहा कि मुसलमानों के लिए तीन तरीके, उन्होंने एक हदीस कोट करते हुए ये कहा कि मुसलमानों के लिए तीन चीजों का इल्म लेना जरूरी है: कुरान का, सुन्नत का, और जो जुड़े हुए मतलब जो साइंसेस हैं उनका, कुरान और सुन्नत से। इसके अलावा जितना भी नॉलेज है दैट इज वर्थलेस। तो अगर मुसलमान ले तो भी ठीक है, नहीं ले तो भी ठीक है, कोई जरूरी नहीं है मैथमेटिक्स, फिजिक्स या ज्योग्राफी पढ़ना। हाँ, बट कुरान और सुन्नत पढ़ना हर मुसलमान के लिए जो बहुत जरूरी है। तो शुरू से ही मुसलमान उलेमा का रवैया काफी हद तक मॉडर्निटी और इंग्लिश लैंग्वेज एंड साइंसेस के अगेंस्ट रहा है। जी। अच्छा नईम साहब, ये जो है, ये गुमराही का जो खौफ है ये बहुत रहा है मुसलमान कम्युनिटी में, अब भी है कि तालीम से जो है ना इंसान, जदीद तालीम से इंसान गुमराह हो जाता है। और इवन अकबर अलाहाबादी जो अपने ज़माने के एक मॉडर्न शख्स थे, उन्होंने इतनी ज़्यादा शायरी की, जदीद तालीम का मजाक उड़ाया, लेकिन अपने बच्चे को उन्होंने इंग्लैंड तक भेजा ताकि वो आईसीएस ऑफिसर बन जाए। और बाकी जो है, इवन अल्लामा इकबाल ने, आप देखिए कि ये कहा कि हमें क्या मालूम था, कि हम तो ये समझे थे कि जदीद तालीम जो है फरागत लाएगी, खुशहाली लाएगी, हमें क्या पता था कि इल्हाद भी साथ चला आएगा, यानी एथियज्म भी उसके साथ चला आएगा। तो ये जो हैं तजादात हमारे। और फिर देखिए, इकबाल ने भी अपने बच्चों को जदीद तालीम ही दिलवाई, किसी मदरसे में नहीं डाला। शकील साहब इसमें एक चीज़ हम शायद ओवरलुक कर जाते हैं। मुसलमानों के यहाँ दो पैरेलल अप्रोचेज़ हैं। एक अप्रोच ये है कि वो जब दीन की तालीम हासिल करते हैं तो उस वक्त उनके यहाँ पेश नज़र कुरान और सुन्नत होता है, और जब वो दुनिया के मामले में अपनी तगदो करते हैं तो उस वक्त आप पिछली ट्रेडिशन देख लें, तिब भी है,
तामीरात भी हैं, वो ज़िंदगी के तमाम शोबे कि हमें ये जो अप्रोच है ना मुस्लिम मुआशरे की, इसको एप्रिशिएट करना पड़ेगा कि वो जब दीन की बात करते हैं, तो उस वक़्त तो उनका वो कुरान और सुन्नत पर होती है। और जब वो माश की अपनी बात करते हैं, जिसको आप दुनिया कह लें, उसमें वो सारे जो मराहिल हैं, आप तिब देख लें, आप साइंस देख लें, आप तामीरात देख लें, आप कैलीग्राफी देख लें, आप मुसव्वरी, मौसीकी, उसमें आपको सब कुछ मिलेगा। तो असल में हम उस मुआशरे को देखें, आप जितना मर्जी पीछे चले जाएं, आप स्पेन में चले जाएं, आप बासित देख लें, आप उमवी देख लें, आप उस्मानी देख लें, उसमें आपको ये दो पैरेलल रो जो हैं ये नजर आएंगी। इसलिए एक रो की नज़र से दूसरी रो का एनालिसिस करना, ये हमें हकीकत से हटा देगा। ये दुरुस्त मुस्लिम मुआशरे की पिक्चर पेश नहीं कर सकते। आप दोनों से मेरा सवाल है कि जितने भी फेमस मुस्लिम बहुत सारे फिलोसोफर्स हुए हैं, साइंटिस्ट हुए हैं, उन पर क्या कुफ्र के फतवे नहीं लगे हैं? उन पर कुफर के फतवे उसी तरह लगे हैं जैसे क्रिश्चियनिटी में लगते रहे। उस पर फतवे उसी तरह लगे हैं हर मुआशरे में। जब मुआशरा एक रिफॉर्म होता है ना, तो एक रिनाइसेंस की तारीख भी देख लें, और अभी जो जिस पर गुफ्तगू का आगाज़ किया था मदन मोहन से, उनके ऊपर भी जो लोगों की राय है वो भी देख लें। आप अपनी आरएसएस को भी देख लें, हत्ता के जो के बड़े बुनियाद परस्त हैं, हर मज़हब में होते हैं, ये नहीं कि इसमें हिंदुओं का है या मुसलमानों का है। ये एक ऐसा तबका होता है जो फंडामेंटलिस्ट रहता है, और उसको आप डिनाई नहीं कर सकते, वो सारा कुछ है। इसलिए फतवे हमारे यहाँ भी लगे हैं, बिल्कुल, मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन ये मुआशरे में तरक्की की तरफ जो सफ़र होता है, उसमें ये रुकावटें इंसानी तारीख का एक हिस्सा हैं, जिसको हर मज़हब और हर कम्युनिटी, हर मुआशरे ने भुगता है। नईम साहब, उसमें ना एक फ़र्क आ जाता है कि जी, एक मुआशरे में अगर ऐसे लोग हैं, वो किसी साइंटिस्ट से डिसएग्री करते हैं, चलें उसको क्रिटिसाइज़ भी कर दिया, कंडेम भी कर दिया, भले हो, जी, लेकिन जब जब आप किसी को वाजिबुल कत्ल करार देते हैं, वो बहुत सीरियस इशू हो जाता है। जी, तो बिल्कुल। ये मुसलमान फिलोसोफर्स को बहुत ज्यादा इस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ा। तो अब देखिए, गलेलियो जो है, गलेलियो को जी, बिल्कुल। कत्ल नहीं किया गया, उसको हाउस अरेस्ट कर दिया गया। तो जी, हमारे यहाँ जो है, जी, बर्नों को जला दिया गया, जी, कोपरनेकस को, वो तो उनकी बेचारों की अ, बहादुरी थी, बच पाए। लेकिन आप जो सारी उनकी क्रिश्चियनिटी की इंक्विजिटिव्स देखें, तो उसमें क्या कुछ नहीं हुआ, सब कुछ हुआ है। लेकिन सर हमारे यहाँ आज भी ये चल रहा है ना, दैट इज द प्रॉब्लम। अब देखिए, डॉक्टर फजलुर रहमान को 1968 में पाकिस्तान से जी, जान बचा के भागना पड़ा। उसके जी, बिल्कुल बाद ठीक है। बहावलपुर यूनिवर्सिटी में एक साहब थे, इस्लामियात के वो टीचर थे, उनको वो अभी तक 80s में, जेल में। हुँ, नहीं मेरा नहीं ख्याल जेल में है, वो 86 में अच्छा, या 85 में अच्छा। उनको मुल्क से भागना पड़ा। जी, जावेद बिल्कुल ठीक है। गांधी साहब को मुल्क छोड़ के जाना पड़ा। यानी हमारे यहाँ तो जी, मेरी आज तक ये हो रहा है। जी, मेरी जी, कनपटी पर भी पस्तौर रखे गए हैं, मैं भी कुफ़र के फ़तवे से अभी भी उसमें हूँ। ये सब कुछ ठीक है, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता। जी, ये है, जी, ये है। जी, लेकिन ऋषि कुछ मेरी जो कहना चाह बात रहे है, हैं। जी, जी, मेरी जो बात है, वो समझने की कोशिश करें। इस्लाम की पिक्चर पाकिस्तान नहीं है। ये तो दो कौमी नज़रिए का ज़हर है, जिसकी पेशेनगोई मौलाना आज़ाद ने की थी, और जो हमारे अंदर सरायत किया हुआ है। जी, जी, ऋषि कुछ कहना चाह रहे हैं। जी, इन्होंने आरएसएस का नाम लिया, तो क्या जी। ये आरएसएस को एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन समझते हैं जो कि फतवे जारी करती है, कि आरएसएस को क्या समझते हैं? इन्होंने आरएसएस को कंपेयर किया और कहा कि मतलब हिंदुओं में भी ऐसे पाए जाते हैं, तो क्या आरएसएस एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है? ये क्या समझते हैं जी, आरएसएस से? मैं रशीद साहब इस वक़्त जो पॉइंट उठा रहे हैं ना, जी, जी, उस पर इख्तलाफ हो सकता है, और हम मेन जो हमारी गुफ्तगू है, उससे हट जाएँ। और मेरा नहीं ख्याल कि हमें इस गुफ्तगू को आगे ले जाना चाहिए। वो इसको सियासी तौर पर अगर देखना चाह रहे हैं, तो मुझे उस पर भी कोई हर्ज नहीं है। जो वहाँ के लोग हैं, वो सियासी नथुराम गोडसे जो हैं, वो कोई मज़हबी आदमी नहीं था, ये बात ठीक है। जी, मैं इस पर रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा जी, 30 जी, सेकंड में, कि आरएसएस कोई रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वो हिंदुओं को रिप्रेजेंट नहीं करती है।
आरएसएस का जो कोर्स होता है, जो उनका लिटरेचर है, उसमें हिंदू मजहबी किताबें नहीं पढ़ाई जाती हैं। आरएसएस के जो कैंप्स होते हैं, उनमें हिंदुइज्म की कोई भी तालीमात नहीं दी जाती है, ना वहां पे कोई मूर्ति किसी देवी देवता की या फोटो होती है। तो आरएसएस का हिंदुइज्म से कोई भी लेना देना दूर दूर तक नहीं है जी। तो ऋषि, फिर आरएसएस की क्या है सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, क्या है उनका? ये आरएसएस का सोर्स गुड ऑफ क्वेश्चन, गुड इंस्पिरेशन है क्वेश्चन। नेशनलिज्म और कल्चरल नेशनलिज्म। तो हम्म। तो आरएसएस की सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है नेशनलिज्म, कल्चरल नेशनलिज्म। तो आरएसएस का हम्म। ये मानना है कि इस लाइक एरिया में जितने भी लोग रहते हैं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, या इवन एथियस्ट हो, उनके रिलीजन अलग अलग हो सकते हैं, बट उनकी हिस्ट्री, उनका कल्चर वो एक है। हम्म। और हर किसी का कल्चर यहाँ पर वो हिंदू कल्चर है। तो जो भी यहाँ रहता है वो हिंदू कल्चर उसका कल्चर है। रिलीजन उसका कुछ भी हो सकता है। सो रिलीजन और कल्चर में वो डिफरेंशिएट करते हैं। नईम साहब, आरएसएस के जी, जो मौजूदा चीफ हैं मोहन भागवत, जी, उन्होंने ये जी, कहा है कि देर इज नो हिंदुत्व या हिंदुत्वा जिसको हमारे यहाँ कहते हैं, विदाउट मुस्लिम्स। और हिंदू राष्ट्र की भी जब हम बात करते हैं तो मुसलमान उसका भी हिस्सा हैं। तो इस तरह की जब कॉन्सिलिएटरी स्टेटमेंट्स आती हैं तो उनका पाकिस्तान में कोई खास नोटिस नहीं लिया जाता, कोई वेलकम नहीं करता उसको। तो जब कोई इंतहा पसंद कोई बयान दे दे तो उसको बहुत हाईलाइट किया जाता है पाकिस्तान में। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह सियासी है, हम्म। क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया दोनों में हुकूमतें दुश्मनी की बुनियाद पर हुकूमत करती हैं। दोनों हुकूमतें, बदकिस्मत तो हम आवाम हैं असल में। तो ये दोनों हुकूमतें उस दुश्मनी को जब तक भुलाएंगे नहीं और हकीकत की तरफ नहीं आएंगे, हम इसी तरीके से आपस में सर फटफुल करते रहेंगे और हमारा बजट जंग का वो इसी तरह रहेगा और हम इसी तरीके से कभी ट्रंप का शिकार रहेंगे और कभी पुतिन का शिकार रहेंगे। मैं हम्म। एक बड़ा मुख्तलिफ आदमी हूँ। मुझे हम्म। कभी भी मुसलमानों की गलती को तस्लीम करने में आर नहीं है। हम्म। मैं कभी ये नहीं कहूँगा कि मैं क्योंकि मुस्लिम हूँ और मुझे रशी साहब को इंडियन या हिंदू समझते हुए उनकी हर बात को नेगेट करना है। मैं अपने हम्म। अल्लाह के यहाँ जवाब दे हम्म। और मैं अपनी गलती मान कर आगे चलने वाला आदमी हूँ। मैं पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की अवाम का दुश्मन समझता हूँ। टू नेशन थ्योरी पर मैं यही कहना चाहूंगा कि पिछले साल जाकिर नायक का टूर हुआ था पाकिस्तान। जी, तो उसकी आप देख सकते हैं कि किस हद तक पॉपुलैरिटी है और किस हद तक लाखों लोग आए जाकिर नायक के मजमू में। और जाकिर नायक किस तरह के लाइक हेटफुल प्रोपेगेंडा करता है, कि किस तरह से वो नॉन मुस्लिम्स के खिलाफ नफरतें भड़काता है, और किस तरह से वो नीचा दिखाता है नॉन मुस्लिम्स को, इस्लामिक सुपीरियोरिटी स्टैब्लिश करने की कोशिश करता है। तो इससे पता चलता है कि टू नेशन थ्योरी किस हद तक है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि इस तरह के लोग मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन हैं, क्योंकि ये मुसलमानों को एक फेक सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में डाल देते हैं। ये लोग ये करते हैं कि मुसलमानों को ये बताते हैं कि आप परफेक्ट हैं, आपकी सोसाइटी परफेक्ट है, आपका रिलीजन परफेक्ट है, और आपको किसी भी तरह के इंट्रोस्पेक्शन या रिफॉर्म की जरूरत नहीं है। दूसरों को जरूरत है, आपको नहीं है, बिकॉज यू आर ऑलरेडी परफेक्ट। तो इससे होता यह है कि जो मुसलमानों में गरीबी है, जो मतलब पॉलिटिकल डिसएम्पावरमेंट है, जो लाइक मतलब और सोशल इश्यूज हैं, उन पर जो है लाइक ध्यान कभी नहीं रहता, सिर्फ अपनी सुपीरियोरिटी स्टैब्लिश करने में ध्यान रहता है। और ऐसे लोग कभी भी पॉवर्टी, इनइक्वालिटी और जो सोशल इश्यूज हैं, औरतों पर जो जुल्म होते हैं उसके अगेंस्ट कभी नहीं बोलते, जाकिर नाइक टाइप के लोग। और ये लोग एक सेट, इनका एक प्रोपागेंडा रहता है, उसी के अकॉर्डिंग ये लोग चलते हैं। और ये लोग मुसलमानों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। और जिस तरह से ये हेटफिल्ड प्रोपागेंडा करते हैं, नफरत फैलाते हैं, तो इसीलिए आप देख सकते हैं कि कितने सारे टेररिस्ट वो जाकिर नायक से इंस्पायर्ड पाए गए जी। शकील साहब, मैं सिर्फ एक क्वेश्चन जी। जी, मैं एक क्वेश्चन छोड़े जा रहा हूँ रशीद साहब के लिए। इस पर गौर करें। मैंने उनकी बात सारी सुनी और उस पर इत्तफाक किया जो उन्होंने जाकिर नाइक के बारे में कहा। लेकिन मैं उन्हें सोचने के लिए फूड फॉर थॉट, आई एम लिविंग अ क्वेश्चन फॉर हिम। अभी जो हालिया पाकिस्तान की टेंशन हुई, जी। उसमें मेन स्ट्रीम इंडियन मीडिया ने जो झूठ बोले
उसके पीछे क्या था. I am not asking him to answer this very question. I am just requesting him to just ponder over this question. Rishi, if you want to answer right now. आखिर नायक का इशू है और जो मेन स्ट्रीम मीडिया का इशू है इंडिया में, किस तरह से उन्होंने कवरेज की इंडो पाक वॉर की, तो ये दो कंप्लीटली अलग अलग चीजें हैं. कोई भी लाइक सिमिलैरिटी इन दोनों इशूज में नहीं है. वो इशू इक्वेट ना किया जाए. जी, थैंक यू.